ऑडियो वीडियोस के लिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो लास्ट वाली जो क्लास थी वो अपनी फिजिकल डिवीजन में पूर्वी मैदान को लेकर थी। तो पूर्वी मैदानी भागों को हमने स्टार्ट किया था, जो कि अरावली के ईस्ट में होने के कारण इनको ईस्टर्न प्लेन अर्थात पूर्वी मैदान कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भागों का जो निर्माण है, जैसा कि आपको बताया मैंने, कि इसमें जो रिवर्स होती हैं, नदियां जो होती हैं, वो सेडिमेंट अर्थात अवसादों को जमा करती हैं, उससे ये मैदानी भाग बने हुए हैं। और इस मैदानी भाग का जो निर्माण है वो मुख्यतः प्लीस्टोसीन एज अर्थात जिस समय उत्तर विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ, लगभग उसी के समकालीन मैदानी भाग माने जाते हैं। क्योंकि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है ये मुख्यतः यमुना का मैदान, क्योंकि पूर्वी मैदान की जो मुख्य नदियां हैं जैसे कि चंबल है, बनास नदी है। हालांकि बनास चंबल में जाती है, चंबल यमुना में जाती है। तो ये पूर्व की जो नदियां हैं वो मुख्यतः यमुना में जाने के कारण इसको यमुना प्लेन के रूप में भी डिफाइन करते हैं, अर्थात यमुना मैदान के रूप में भी परिभाषित करते हैं। फिर इस मैदानी भाग को हमने अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें एक माही का मैदान जो हमने कल स्टार्ट किया था, कंप्लीट भी कर लिया। उसके बाद में दूसरा मैदानी भाग जो अपने जो बी और बी यानी बै और बै से स्टार्ट होने थे, बनास और बाणगंगा मैदान, और उसके बाद में लास्ट में चंबल का मैदान। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान को अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान के ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में, जिसमें एक राजस्थान के सदन की तरफ माही मैदान, ये कंप्लीट हो गया था। सेकेंड पार्ट जो अपने को स्टार्ट करना था, बनास एंड बाणगंगा प्लेन, बनास और बाणगंगा मैदान। और इसके बाद में लास्ट में आता है अपना चंबल मैदान। चंबल प्लेन या चंबल का मैदान। तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट है, माही मैदान। अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना अपने को, बनास एंड बाणगंगा प्लेन। अब इन मैदानी भाग में बनास और बाणगंगा मैदान में, बनास एवं बाणगंगा मैदान, इसमें स्टार्ट करना है अपने को, क्योंकि ये दोनों मैदानी भाग में पहले हम कवर करेंगे बनास प्लेन। तो उसमें फर्स्ट स्टार्टिंग यानी बी पॉइंट है, ये वाला जो माही था ये अपने लिया था ए पॉइंट में, ये था अपना बी, और ये लास्ट में चंबल वाला सी पॉइंट। तो ये बी वाला है, बी बनास एंड बाणगंगा प्लेन। अब इसमें फर्स्ट बनास प्लेन, बनास मैदान। तो एक तो अपने को यह ध्यान होना चाहिए बनास का मैदान कहाँ स्थित है। तो जो अरावली माउंटेन है, अरावली के ईस्ट में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक सवाई माधोपुर, इसका मीनिंग ये मुख्यतः अरावली के ईस्ट में है, अर्थात अरावली के पूर्व में है। जैसे मध्य अरावली से अजमेर से एक नदी पश्चिम में जाती है, लूनी नदी। तो ये एक जनरल से पॉइंट है वैसे, कि अरावली के पश्चिम में किस नदी का मैदानी भाग है। तो अरावली के पश्चिम में मुख्यतः लूनी का मैदान है, जिसको हमने लूनी बेसिन के नाम से पढ़ा था, सेमेरी डेजर्ट के अंदर, अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर। जबकि इसके बाद अरावली का जो ईस्टर्न प्लेन है वो किस में काउंट होता है? बनास प्लेन के अंदर। तो ये वाला जो मैदानी भाग आता है इसके ईस्ट वाला, ये है बनास प्लेन के रूप में, बनास मैदान के रूप में। तो इसमें इस मैदान को डिफाइन करेंगे, अरावली के पूर्व में स्थित मैदान को बनास मैदान कहा जाता है, जिसे अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब इसको 2 भागों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि बनास का जो दक्षिणी मैदानी भाग है, जो कि मुख्यतः राजसमंद, कुछ आंशिक भाग उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा, ये वाला पार्ट है बनास का दक्षिणी मैदान, जो कि ऐतिहासिक मेवाड़ की तरफ होने के कारण इसको मेवाड़ प्लेन भी कहा जाता है। तो बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान। फिर नॉर्थ में ये अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर, यहां तक फैला हुआ है ये बनास का उत्तरी मैदानी भाग, जिसमें टोंक के मालपुरा से लेकर करौली के बीच में माना गया है। हालांकि ना तो ये मालपुरा में ना करौली में, इन दोनों के बीच में है ये। तो नॉर्थ में इसको नाम दिया गया मालपुरा करौली का मैदान, क्योंकि इन दोनों के बीच में लोकेटेड स्थित होने के कारण ये नाम मिला हुआ है इसको,
मालपुरा करौली प्लेन। तो ये बनास के नॉर्थ में है और मेवाड़ का प्लेन इसके साउथ में है। तो इनको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं अपन कि बनास के दक्षिणी मैदान को जो मेवाड़ की तरफ है उसको मेवाड़ का मैदान, और बनास के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। अब जनरली हम देखते हैं कि मेवाड़ के राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए काफी लंबे समय तक संघर्ष किया, और संघर्ष किया, युद्ध लड़े, जिसमें इन लोगों की यानी जो प्राणों की आहुति, या यूं कहें कि इनका युद्ध के दौरान खूब रक्त बहा। तो रक्त का मीनिंग होता है जिसमें आरबीसी निकलती है। तो मेवाड़ के मैदान को हम उसी टाइटल से याद रखेंगे कि युद्ध लड़ने से मेवाड़ के राजाओं की क्या रक्त बहने से क्या निकली, आरबीसी। तो ये मेवाड़ का मैदान है, आरबीसी का मैदान। राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़, और ये आरबीसी किसकी थी, उदयपुर के राजाओं की। तो इसमें उदयपुर भी शामिल है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ भी शामिल है। जबकि उत्तरी भाग है वो मालपुरा करौली का मैदान। तो माल, माल यानी पैसा, तो माल किस में होता है, एटीएम्स में। तो जो उत्तरी मैदानी भाग है इसको हम कहते हैं, एटीएम के ऊपर एस लगाना है तो एटीएम्स। तो ये मैदानी भाग अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। तो ये वाला जो उत्तरी मैदानी भाग जिसमें माल शब्द है, तो माल यानी एटीएम्स। और जो मेवाड़ का मैदान है तो उन मेवाड़ के राजाओं ने रक्त बहाने के कारण उनको आरबीसी मैदान के नाम से राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ एंड उदयपुर। तो इस तरीके से ये जिले आपको इजीली याद हो जाएंगे। हालांकि जनरली हम नदियां पढ़ते हैं तो नदियों में भी ये मैदानी भाग वापस कवर होता है, क्योंकि बनास नदी जब पढ़ते हैं तो उसके मैदान को भी हम उसके कैचमेंट एरिया को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं कि बनास का कैचमेंट एरिया या अपवा क्षेत्र दक्षिण में मेवाड़ का मैदान है, और नॉर्थ में उसका जो कैचमेंट एरिया वो मालपुरा करौली के नाम से है। तो जब नदियों वाले पार्ट को कवर किया जाता है तब भी ये रिपीट होगा। तो पहले तो हम बनास मैदान की डेफिनेशन कि अरावली के पूर्व में स्थित या अरावली के पूर्व में विस्तृत है। बनास मैदान अरावली के पूर्व में विस्तृत है, या अरावली के पूर्वी भाग में विस्तृत। तो बनास प्लेन इज एक्सटेंट इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली रीजन। यह अरावली के पूर्व में विस्तृत है, पूर्व यानी ईस्ट वाले पार्ट में, पूर्व में विस्तृत है, जिसे अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। जिसे अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। जिसे अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू बनास प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भाग में, एक तो दक्षिणी मैदानी भाग है वो किस नाम से, इसका मेवाड़ मैदान, मेवाड़ प्लेन। दूसरा भाग है इसका मालपुरा करौली प्लेन। मालपुरा करौली मैदान। मालपुरा करौली प्लेन, मालपुरा करौली मैदान। तो इसमें डेफिनेशन होगी, बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। बनास के दक्षिणी मैदान को यानी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। सदर्न प्लेन ऑफ बनास इज नोन एज मेवाड़ प्लेन। तो सदर्न प्लेन ऑफ बनास इज नोन एज मेवाड़ प्लेन। बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। जबकि इसके अपोजिट जो डेफिनेशन होगी कि बनास के उत्तरी मैदान को, बनास के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। तो इसका मीनिंग ये डायरेक्शन वाइज इसके अपोजिट रहेगा।
तो इन दोनों में डेफिनेशन अपोजिट होती है। एक बनास का दक्षिणी मैदान है मेवाड़ का, और ऊपर वाला मैदानी भाग है वो मालपुरा और करौली के बीच में। और इनके ज्योग्राफिकल एरिया याद रखने का तरीका मैंने बताया कि मेवाड़ के राजाओं ने युद्ध लड़े, और युद्ध लड़ने के कारण जो आरबीसी यानी रक्त निकला, तो रक्त यानी रेड ब्लड सेल, RBC, तो R राजसमंद, B भीलवाड़ा और C चित्तौड़। और ये रक्त किसका था? उदयपुर के राजाओं का। तो लास्ट में एक उदयपुर भी याद रखना, तो RBC के आगे उदयपुर भी ऐड रखना है। फिर मालपुरा करौली, तो माल किस में? ATMs में। तो A अजमेर, T टोंक, और S के ऊपर M लगाएंगे, फिर बोलेंगे सॉरी ATMs, M के ऊपर S लगा के फिर सवाई माधोपुर। तो ATMs का मीनिंग इस तरीके से निकालना है जैसा कि अभी मैंने बताया था। ये ATMs, ATM के ऊपर एस लगा के अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इनके डिस्ट्रिक्ट आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो ये सदन वाला जो पार्ट है मेवाड़ का मैदान, तो मेवाड़ के मैदान का जो विस्तार है वो RBC डिस्ट्रिक्ट एंड उदयपुर, राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़ में है, जबकि मालपुरा करौली का जो मैदानी भाग है वो ATMs डिस्ट्रिक्ट में। तो ATMs डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि माही के मैदान में मुख्यतः लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, रेड लोमी सॉइल। बनास के मैदान में पाई जाती है भूरी मिट्टी। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अपने जो निर्माण कार्य चलता है, निर्माण कार्य यानी जो भवन निर्माण होता है, तो उसमें अपन बनास की बजरी को काम में लेते हैं, जिसका रंग होता है लाइट ब्राउन, हल्का भूरा रंग होता है उस बजरी का। तो बनास की मिट्टी भी मुख्यतः ब्राउन सॉइल मानी गई है। तो B फॉर बनास और B फॉर ब्राउन सॉइल। तो बनास वाले में ये याद रखना कि बनास के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी है? ब्राउन सॉइल या भूरी मिट्टी। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन सॉइल को लेके बात करेंगे। तो इसके दोनों मैदानी भाग कंप्लीट हो गए, मेवाड़ और मालपुरा करौली मैदान। सॉइल या मिट्टी के अंदर इसमें मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास मैदान में ब्राउन सॉइल या भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी में उत्पादित प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो इसमें जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स हैं, उत्पादित फसलें हैं, जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स या उत्पादित फसलें, उनमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं मेन? तो जो मेवाड़ वाला एरिया उसमें मक्का अधिक बोया जाता है, अपने भीलवाड़ा चित्तौड़ क्योंकि माही के निकट है मेवाड़। और एक अजमेर भीलवाड़ा के बीच में जवार का उत्पादन अधिक होता है, जवार को कहा जाता है सोरगम। पहले की जो पीढ़ियां थी, बाजरे से भी पहले अधिक सेवन किसका करते थे? जवार का। व्यक्ति पहले गरीबी में, तो इसका मीनिंग पहले के लोग गरीब अधिक थे, सुविधाएं कम थी, इकोनॉमिक सोर्स कम थे, तो इस कारण इसको गरीब का अनाज या गरीब की रोटी भी कहा जाता है। तो गरीब की रोटी के रूप में जवार या सोरगम को जाना जाता है। तो अजमेर भीलवाड़ा की तरफ अधिक है। फिर टोंक सवाई माधोपुर की तरफ सरसों की फसल। तो इस मैदानी भाग में अगर दो प्रमुख अनाज देखें तो अनाज के रूप में मक्का और जवार है। मक्का यानी मेज, और जवार यानी जवार या सोरगम। हालांकि एग्जाम में जनरली जवार के नाम से ही आता है, सोरगम के नाम से आ जाएगी सोरगम किस फसल को, देन जवार, और सरसों या मस्टर्ड। तो इसमें अनाज के रूप में ये दो हैं, और ये तिलहन फसल के रूप में जिससे तेल प्राप्त होता है। तो ये फसलें इसमें अधिक उत्पादित होती हैं। बाकी माही से भी अगर देखें तो यहाँ मक्के का उत्पादन ज्यादा है। राजस्थान में मक्का उत्पादन वाले जो प्रथम रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तीनों रैंक आपके बनास के पास हैं। क्योंकि वर्तमान में सर्वाधिक जो मक्का, पहले भीलवाड़ा में था मक्का, अब चित्तौड़ में है जो बनास के अंदर है, फिर भीलवाड़ा में है, फिर उदयपुर के अंदर। यानी तीन जो टॉप मोस्ट प्रोडक्शन वाले डिस्ट्रिक्ट है, सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाले तीन प्रमुख जिले, वो तीनों के तीनों बनास के पास हैं। और बनास में भी मुख्यतः दक्षिणी बनास जो कि माही के निकट है। तो ये वाला पार्ट उत्पादित फसलें इसमें कंप्लीट हो गई। तो ये बनास अपना कंप्लीट। बनास के बाद में दूसरा मैदानी भाग आता है अपना, यानी जो सेकंड पार्ट चल रहा था, हेडिंग अपनी थी इसमें बनास और बाणगंगा मैदान। तो बनास तो कंप्लीट हो गया, अब बचा हुआ कौन सा है? बाणगंगा मैदान। तो इसमें ये सेकंड हेडिंग है क्योंकि फर्स्ट में हमने बनास को कवर किया है। बाणगंगा मैदान।
तो बाणगंगा मैदानी भाग का मीनिंग यहां, ये वो मैदानी भाग है जो जयपुर के नॉर्थ में कोटपुतली बहरोड यानी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है नदी। तो इसमें एक तो कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट शामिल है। यहां से नदी इस साइड में आती है, पहले जयपुर की तरफ, फिर दौसा और भरतपुर की तरफ जाती है। तो इसमें आंशिक भाग जयपुर का, जयपुर के ईस्ट में दौसा और दौसा के आगे भरतपुर। तो पहले इसमें सिर्फ ये 3 जिले काउंट होते थे बाणगंगा के अंदर। तो अब बाणगंगा ही मैदान में ये डिस्ट्रिक्ट और ऐड होगा, कोटपुतली बहरोड। अब जो अरावली और नदियों के बीच में जो मैदानी भाग होते हैं, उनको जनरली हम लूनी के मैदान की तरफ एक नाम दिया था यहाँ पे, रोही प्लेन। तो वही शब्द यहाँ पे भी यूज किया जाता है। वहां तो हमने यूज किया था कि लूनी और अरावली के बीच के उपजाऊ मैदानी भाग को रोही कहा जाता है। ए फर्टाइल प्लेन विच इज सिचुएटेड बिटवीन लूनी एंड अरावली इज नोन एज रोही प्लेन। कि लूनी और अरावली के बीच के उपजाऊ मैदानी भाग को रोही कहा जाता है। तो यहाँ पे बाणगंगा के मैदान को ही रोही बोला गया है। वास्तव में देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट होता है ये, यानी मीनिंग होता है इसका, कि पर्वत और नदियों के बीच के जो मैदानी भाग है वो अपने आप में रोही है। तो बाई चांस पूछ लिया जाए राजस्थान में किस नदी का मैदानी भाग है, रोही है, तो बाणगंगा। बाणगंगा ऑप्शन नहीं हो तो ये आंसर मान लेना फिर लूनी को। तो फर्स्ट लाइन बाणगंगा मैदान में, बाणगंगा मैदान को रोही मैदान भी कहा जाता है। बाणगंगा मैदान को रोही मैदान भी कहा जाता है। बाणगंगा मैदान को रोही मैदान भी कहा जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना, रोही प्लेन। अब ये कौन से जिलों में विस्तृत है, तो जिले आपको ये बताए थे मैंने, कोटपुतली बहरोड ये नया ऐड हुआ है। फिर जयपुर, दौसा, भरतपुर, जहां बाणगंगा नदी भी हम कवर करेंगे। तो रोही मैदान भी कहा जाता है। बाणगंगा प्लेन इज आल्सो नोन एज रोही प्लेन विच इज एक्सटेंट इन कोटपुतली बहरोड, जो कहां कहां फैला हुआ है, जो कोटपुतली बहरोड, जयपुर, जयपुर के ईस्ट में कौन सा है, दौसा एंड भरतपुर में विस्तृत है। तो ये इसका विस्तार हो गया, यानी एक्सटेंशन हो गया। फिर विस्तार के बाद में इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है आपके सोइल या मिट्टी वाला पार्ट। बाणगंगा मैदानी भाग में सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, अर्थात एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल का मीनिंग है जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें एलुवियल सोइल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित प्रमुख फसलें जो हैं, यानी क्रॉप्स प्रोडक्शन या फसल उत्पादन, तो इसमें क्रॉप्स प्रोडक्शन या फसल उत्पादन के अंदर एक तो जयपुर के आसपास गेहूं, एक मुख्यतः अनाज के तौर पे, दूसरा जो को हालांकि खाते कम पीते ज्यादा है। पीने का मीनिंग एक तो लिकर बनाई जाती है इससे, बियर, और एक मुख्यतः आप देखते हैं गर्मियों के अंदर अपने जौ की राबड़ी भी बनाई जाती है। तो इसका मीनिंग है कि मुख्यतः ये पेय फसलों में या बेवेज क्रॉप्स में अधिक आता है। तो जौ और गेहूं दो प्रमुख अनाज हो गए। और जयपुर से हम पूर्व की ओर जाएंगे तो तिलहन फसल में मुख्यतः कौन सा उत्पादन अधिक बढ़ जाता है, सरसों का उत्पादन। ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में अधिक होती है सरसों। भरतपुर की ओर इसका रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है सेवर के अंदर, जहां मस्टर्ड और रेपसीड, रेपसीड सरसों का ही एक टाइप और एक दाना होता है। तो इस कारण ये रेपसीड शब्द इसी में ऐड होता है। मस्टर्ड एंड रेपसीड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो सेवर भरतपुर के अंदर। और एक सेवर पहाड़ियां भी आती हैं, वो अलग हैं, वो जयपुर के अंदर आती हैं, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड वाले पार्ट में है वो भी। तो इसमें उत्पादित फसलों में गेहूं, जौ एंड मस्टर्ड या सरसों।
तो ये बाणगंगा का मैदानी भाग, बाणगंगा का मैदानी भाग है, उसमें विशेष बात यह है कि इसमें जो जिले आते हैं उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, कि इसमें जनघनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। कारण क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। तो जनसंख्या का जमाव हमेशा वहां अधिक होता है जहां मोस्ट फर्टाइल सॉइल अर्थात सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, या जहां एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। क्योंकि हमारे देश में आज भी रिकॉर्ड देखें हम, या हमारे प्रदेश या राजस्थान में देखें, तो आज भी अधिकांश जनसंख्या किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक होती है? जहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यानी जलोढ़ जहां सर्वाधिक पाई जाती है उस क्षेत्र में। इस कारण बाणगंगा मैदानी भाग में लास्ट में एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता के बारे में नोट में एक पॉइंट लिखते हैं। बाणगंगा मैदान में जनघनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। जनघनत्व सर्वाधिक पाया जाता है क्योंकि रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी विस्तृत है। क्योंकि यहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं जलोढ़, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, बिकॉज मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज एक्सटेंट हियर, क्योंकि यहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ विस्तृत है। विस्तृत है का मीनिंग फैली हुई है। Because most fertile soil, meaning alluvial soil, is extent here, क्योंकि यहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ विस्तृत है। तो मुख्यतः जब भी आए कि जनघनत्व अधिक है, कृषि उत्पादकता अधिक है, तो उनके पीछे मुख्य कारण जलोढ़ मिट्टी होता है। या जलोढ़ मिट्टी शब्द यूज नहीं हो तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इस कारण जनघनत्व अधिक है या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बेटर है, यानी कृषि उत्पादकता अधिक है। तो ये दो मैदानी भाग जो थे अपने सेकंड पे, यानी इनसे पहले हमने कंप्लीट माही ये वाला कवर किया था कंप्लीट। तो ये कंप्लीट कवर करने के बाद में नेक्स्ट स्टार्ट किया हमने, आज स्टार्टिंग की हमने बनास एंड बाणगंगा मैदान, और ये दोनों कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट अपना चंबल प्लेन, चंबल का मैदान। तो चंबल मैदानी भाग है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है, क्योंकि राजस्थान के हाड़ौती वाले एरिया से होते हुए राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से होते हुए ये चित्तौड़ में एंट्री कर कोटा बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और बाद में एक बार एमपी और फिर यूपी की तरफ जाती है यमुना की ओर। तो ये मैदानी भाग राजस्थान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। तो चंबल प्लेन इज एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट, ये राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। तो यह मैदान राजस्थान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। यह मैदान राजस्थान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है, यानी राजस्थान के साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत। तो ये अच्छा पॉइंट है, इसमें डायरेक्शन पूछे जा सकते हैं कई बार, ये स्टेटमेंट के रूप में दी जा सकती हैं। दक्षिण पूर्व में अब जिले कौन से हैं? तो एक तो इसका एंट्री वाला जिला जहां ट्रिपल सी एक साथ होता है, सी चंबल होता है, सी चित्तौड़ होता है, सी चौरासीगढ़ होता है। तो इसका मीनिंग चंबल की एंट्री कहां से होती है? चित्तौड़ के चौरासीगढ़। तो एक तो सी फॉर चित्तौड़ याद रखना है, फिर दो हाड़ौती के मुख्य जिले कोटा बूंदी, और फिर तीन डांग एरिया वाले सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। तो लगभग इन 6 जिलों में इसका मुख्य विस्तार है।
तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है, दक्षिण पूर्व में विस्तृत है, जिसे बीहड़ का मैदान कहा जाता है, जिसे बीहड़ मैदान, जिसे बीहड़ मैदान कहा जाता है। तो विच इज नोन एज बीहड़ प्लेन। इन जो बीहड़ मैदान के रूप में जाना जाता है। अब बीहड़ मैदान का मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे। तो चंबल में मुख्यतः यह क्वेश्चन ज्यादा आता है कि बीहड़ का मैदान किस नदी के मैदान को कहते हैं, बीहड़ मैदान को। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन ये है कि चंबल नदी जिस एरिया से बहती है वहां गहरे गड्ढे बनाती है। यानी जो चंबल का एरिया होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसमें गहरे गड्ढे बनते हैं, आसपास की जमीन ऊपर होती है। तो ये जो गड्ढे बना रही है नदी, इनको कहते हैं अपन अवनालिका प्रदन। इसका मीनिंग गली रोजन, ये गली बन रही है, इस तरीके से नाली बन रही है। और ये नालियां इस तरीके से गड्ढे बनेंगे तो इसका मीनिंग है मैदान समतल होगा या उबड़ खाबड़। तो अपने को पता है जहां जहां से नदी निकल रही है वहां गड्ढा है, पास की जमीन ऊपर है, फिर गड्ढा है, फिर ऊपर है, फिर गड्ढा है, फिर ऊपर है। तो जमीन उबड़ खाबड़ होती है, उसको कहते हैं उत्खात स्थलाकृति। बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। तो अवनालिका प्रदन के कारण ये भूमि किस प्रकार की हो जाती है, ये होती है बैडलैंड, यानी उत्खात। अवनालिका प्रदन के कारण उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये जो उत्खात स्थलाकृति है था जो बैडलैंड टोपोग्राफी है। तो ये जो उत्खात स्थलाकृति है, बैडलैंड टोपोग्राफी है, इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है बीहड़। तो बीहड़ क्या है, तो बीहड़ चंबल के द्वारा अवनालिका प्रदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृतियों को बीहड़ कहा जाता है। तो बीहड़ को लिखने में ऐसे भी लिखते हैं, इंग्लिश में इसको रेवाइंस रीजन या रेविन्स रीजन भी कहा जाता है, यानी बीहड़ क्षेत्र। तो बीहड़ मुख्यतः किस नदी का मैदान, चंबल का मैदान। अवनालिका प्रदन सर्वाधिक कौन सी नदी करती है, चंबल नदी। उत्खात स्थलाकृतियां अर्थात बैडलैंड टोपोग्राफी किस नदी के मैदान में पाए जाते हैं, चंबल। तो आपने लिखा जिसे बीहड़ का मैदान कहा जाता है, बीहड़ का मीनिंग क्या होता है, तो बीहड़ का मीनिंग यहां से लिखेंगे अपन, चंबल के अवनालिका प्रदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृतियों को बीहड़ कहा जाता है, अर्थात बैडलैंड टोपोग्राफी विच आर फॉर्म्ड बाय गली इरोजन ऑफ चंबल। बैडलैंड टोपोग्राफी विच आर फॉर्म्ड बाय गली इरोजन ऑफ चंबल रिवर इज नोन एज बीहड़। यानी जो चंबल के गली इरोजन से बने होते हैं उन उत्खात स्थलाकृति वाले भागों को या बैडलैंड टोपोग्राफी को क्या कहा जाता है, बीहड़। तो इसमें एग्जाम में कोई भी शब्द आ सकता है कि अवनालिका प्रदन का मैदान कौन सा है, चंबल। उत्खात स्थलाकृतियों का मैदान कौन सा है, चंबल। बीहड़ का मैदान कौन सा है, तो वो उत्खात भूमि वाला मैदान है, वही बीहड़ है। और ये ज्यादा उबड़ खाबड़ होने के कारण इन क्षेत्रों में डाकू छुपा करते थे, जिनको पुलिस या उस समय के जो राजा महाराजा थे आसानी से नहीं पकड़ पाते। इस कारण इसको कहते हैं डाकुओं की शरण स्थली। तो इसमें बीहड़ का डेफिनेशन लिखेंगे, यानी चंबल के मैदान को बीहड़ कहा जाता है। अब नेक्स्ट में बीहड़ का अर्थ क्या है। तो चंबल के अवनालिका प्रदन से निर्मित चंबल के अवनालिका प्रदन से निर्मित मैदान को, अवनालिका प्रदन से निर्मित मैदान को या निर्मित उत्खात स्थलाकृतियों को, निर्मित उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति यानी बैडलैंड टोपोग्राफी। ये एग्जाम में इंग्लिश वाला टाइटल भी कई बार हिंदी में भी यही आता है, बैडलैंड टोपोग्राफी।
अवनालिका अप्रदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृतियां बीहड़ कहलाती। तो राजस्थान में किस नदी के मैदान को बीहड़ कहा जाता है? तो आंसर है चंबल के मैदान को। उत्खात स्थलाकृति का मैदान अर्थात बेडलैंड टोपोग्राफी का मैदान किस नदी का मैदान है? चंबल का मैदान। अवनालिका अप्रदन अर्थात गली इरोजन सबसे ज्यादा किस मैदान में होता है? चंबल। तो इसका मीनिंग है बेडलैंड टोपोग्राफी विच आर फॉर्म्ड बाई गली इरोजन ऑफ चंबल इज नोन एज बीहड़। अब ये बीहड़ मैदान का विस्तार है। तो जो अभी मैंने आपको चंबल वाले डिस्ट्रिक्ट बताए, चित्तौड़, कोटा, बूंदी और बचा हुआ जो डांग एरिया है, राजस्थान ज्योग्राफी जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें टेस्ट सीरीज अपलोड नहीं हुई है अभी तक का। फिजिकल डिवीजन से पहले वाला जो पार्ट है उसका, तो फिजिकल डिवीजन से पहले का जो पार्ट है उसका टेस्ट आपका इस संडे को करवा दिया जाएगा। तो ये अपना चंबल का मैदानी भाग। अब इसका विस्तार, तो ये तो मीनिंग हुआ है कि बीहड़ का मैदान क्या है। अब इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के अंदर जहां से चंबल एंट्री करती है, यानी ट्रिपल सी वाले पॉइंट, चंबल, चौरासीगढ़ और चित्तौड़। तो विस्तार एक तो चित्तौड़गढ़ में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद हाड़ौती के दो मुख्य जिले कोटा, बूंदी। कोटा, बूंदी इसमें शामिल है। इसके बाद में डांग एरिया, तो डांग एरिया में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर ये वाले पार्ट इसमें शामिल है। तो इस तरीके से इसमें लगभग ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं चंबल का मैदानी भाग। अब चंबल का मैदानी भाग जो हाड़ौती में बनता है उसमें सॉइल या मिट्टी कैसी होती है? तो उसमें होती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। लेकिन चंबल जब मैदानी भाग में बनाती है तो जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें दोनों मिट्टी लिखनी होती है, काली जलोढ़ मिट्टी। हाड़ौती की तरफ काली और मैदानी भाग की तरफ कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें ब्लैक एंड एलुवियल सोइल, ब्लैक एलुवियल सोइल पाई जाती है। तो चंबल के मैदान में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है? काली जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक एलुवियल सोइल। फिर इस मिट्टी में जो प्रमुख उत्पादित फसलें हैं, जैसे कि हर मैदान में हमने कवर की हैं, सबसे इंपॉर्टेंट माही मैदान वाली है, वो जनरली एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो उत्पादित फसलों में कोटा, बूंदी की ओर पानी अधिक होने के कारण कौन सी फसल बोई जाती है? चावल। आपको ध्यान होगा कि बूंदी की ओर राजस्थान के अंदर अपने बासमती चावल काफी अच्छा होता है। तो वो कारण यही है, चंबल बेसिन निकट है, जमीन में नमी है, इस कारण ये प्रोडक्टिविटी इसमें पॉसिबल है। राजस्थान में सर्वाधिक चावल वाले जो 3 जिले हैं उनमें से 3 जिलों में 2 हाड़ौती के हैं, यानी पहला बूंदी, सेकंड आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आता है घग्गर के अंदर, फिर नंबर 3 आता है कोटा। तो इसका मीनिंग फर्स्ट वाला और थर्ड रैंक वाला ये 2 आपके हाड़ौती के पास हैं। तो इसमें उत्पादित प्रमुख फसलों में एक तो हाड़ौती की और राइस का उत्पादन, चावल का उत्पादन अच्छा है। एक हाड़ौती क्षेत्र में एमपी के निकट अधिक होने के कारण सोयाबीन प्रोडक्शन भी अच्छा है, सोयाबीन उत्पादन। और एक मुख्यतः मसाला फसलें इस क्षेत्र में अधिक होती हैं, ब्लैक सॉइल के अंदर स्पाइसेज क्रॉप्स अधिक हैं। तो मुख्यतः राजस्थान के अंदर राइस प्रोडक्शन और सोयाबीन प्रोडक्शन यानी हाड़ौती क्षेत्र में, और एक स्पाइसेज जो क्रॉप्स हैं ये किस क्षेत्र में अधिक हैं? तो ये क्षेत्र किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं? ये चंबल बेसिन में या हाड़ौती क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। तो जब भी सामान्यतः इन फसलों के बारे में जनरल भी पूछे आपसे एग्जाम में कि मसाला फसलें राजस्थान के किस क्षेत्र या भाग में अधिक होती हैं, तो हाड़ौती क्षेत्र में, क्योंकि इसमें ऑल ओवर जो डिस्ट्रिक्ट आगे है झालावाड़, कोटा एंड बारा, ये जिले सबसे आगे हैं स्पाइसेस क्रॉप्स में, और ये चंबल बेसिन अर्थात यूं कह सकते हैं हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, ये मैदानी भाग वैसे अपने तीनों कंप्लीट हो गए। पूर्वी मैदानी भाग को जिन 3 भागों में हमने डिवाइड किया था, यानी माही प्लेन, माही मैदान,
फिर 2 बी और बी वाले यानी बनास और बाणगंगा का मैदान, और एक लास्ट में चंबल प्लेन या चंबल का मैदान। अब इनमें से कुछ शब्द याद रखिएगा आप। बीहड़ का मैदान किस में आता है? तो बीहड़ का मैदान चंबल का मैदान। राजस्थान में मुख्यतः उत्खात या बैडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति का मैदान तो रहेगा चंबल का मैदान। अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक किस मैदान में? तो जहां नदी में पानी अधिक है उसमें अवनाली का अर्थात गली रोजन सर्वाधिक होगा, तो उसमें भी आंसर क्या रहेगा? चंबल। राजस्थान में किस नदी के मैदान को मेवाड़ और मालपुरा करौली का मैदान? तो मेवाड़ और मालपुरा करौली का मैदान था अपने बनास के अंदर। इस मैदानी भाग के 2 पार्ट थे, एक सदर में मेवाड़ मैदान और ऊपर मालपुरा करौली का मैदान। फिर बाणगंगा मैदान को हमने रोही मैदान कहा, और माही के मैदान में हमने कुछ शब्द यूज किए थे। एक तो ट्राइबल एरिया जिसको हम कहते हैं वागड़, तो इसको वागड़ मैदान। ट्राइब्स के अंदर एक मैंने बताया था कि इसमें गोत्र होते हैं जनजातियों में भी, तो एक भाटी होता है इधर जनजातियों में ट्राइब्स में, तो वो भाटी मैदान। और इसी मैदान को राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही मैदान, और इसको बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले एरिया में छप्पन का मैदान। और माही के किनारे पे जो मैदान बनता है, किनारे पे यानी प्रतापगढ़ की ओर, तो उस किनारे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कांठल। तो कांठल का मैदान, ये वाले पार्ट इसमें प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान का मैदानी भाग कंप्लीट हो गया। मैदानी भाग के महत्व या इंपोर्टेंस क्या है? तो मैदानी भागों के सामान्यतः इंपोर्टेंस आपको ध्यान है, क्योंकि मैदानों में उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती हैं, इस कारण एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी और एक कृषि घनत्व अधिक पाया जाता है। तो 2 पॉइंट तो आपके ये आएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर और एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को लेकर, अर्थात कृषि उत्पादकता को लेकर। तो नेक्स्ट है अपना इसमें इंपोर्टेंस ऑफ ईस्टर्न प्लेन। पूर्वी मैदान का महत्व है। पूर्वी मैदान का महत्व है, तो पूर्वी मैदान के महत्व में एक तो जनघनत्व है। तो जब हमने भौतिक प्रदेश स्टार्ट किए थे तो हमने देखा था कि यहाँ एरिया 23% है, और पॉपुलेशन या जनसंख्या कितनी परसेंट है? 39%। तो इसका मीनिंग यहाँ जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक है, जनघनत्व सर्वाधिक है, और इसके पीछे जनरली हम कारण किसको मानेंगे? तो कारण इसमें लिया जाएगा जलोढ़ मिट्टी को, एलुवियल सॉइल को। तो ये इसका मेन रीजन है। और ये सामान्यतः अपने को ध्यान भी है कि जहां उपजाऊ मिट्टी होंगी, क्योंकि सभ्यताओं का विकास भी वहीं होता है जहां नदियां होती हैं। क्योंकि नदियों के पास मोस्टली किस प्रकार की मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। हाँ, लेकिन हर नदी के मैदान में जलोढ़ मिट्टी नहीं होती, क्योंकि वहां के चट्टानों के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं कि पानी के अकॉर्डिंग। तो पानी के अकॉर्डिंग अगर मिट्टियां होती तो पानी तो हर जगह सेम ही होता है, रंगहीन होता है, वही होता है पानी, H2O होता है। तो इसका मीनिंग वो तो सेम ही है पानी का कंटेंट। तो इसका मीनिंग चेंज क्या होता है कि मिट्टी का रंग अलग हो। तो इसका मीनिंग वहां रॉक्स या जो चट्टाने और चट्टानों में पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं वो हर जगह अलग अलग वेरिएशन के हैं, और उनमें वेरिएशन होने के कारण मिट्टियों का रंग जनरेट अलग अलग होता है। तो एक तो ये जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, कारण है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। दूसरा पॉइंट आता है इसमें जनघनत्व के अलावा कृषि उत्पादकता। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता। कृषि उत्पादकता का मीनिंग इसमें यह है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाई होती है, कृषि उत्पादकता अधिक पाई जाती है। उसके पीछे भी रीजन यही माना जाता है, कृषि उत्पादकता सर्वाधिक। जैसे यहां लिखा है जनघनत्व सर्वाधिक, वैसे हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन ईस्टर्न प्लेन। पूर्वी मैदान में कृषि उत्पादकता अधिक या सर्वाधिक पाई जाती है। कारण, तो कारण इसमें भी वही है, जलोढ़ मिट्टी यानी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और जहां जनघनत्व अधिक होगा तो इसका मीनिंग जहां जनसंख्या जनरली अधिक होती है वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अधिक होता है।
क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। और गवर्नमेंट उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट ज्यादा करेगी जहां लोग अधिक होंगे। क्यों? क्योंकि सरकार को चुनने का आधार लोग होते हैं। तो जहां लोग अधिक होंगे तो सरकार वहां सुविधाएं अधिक करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का वोट बैंक वहां ज्यादा है। तो मैदानी भागों में क्या होता है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस, मेडिकल सर्विस, ये सारी आपके मैदानी भागों में अधिक होती है। और आधारभूत अवसंरचना अधिक होने के कारण, अर्थात बेटर कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण मुख्यतः मैदानी भागों में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट सर्वाधिक होता है। तो आधारभूत अवसंरचना और इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर होता है, यानी कनेक्टिविटी इतनी बेटर नहीं है, सुविधाएं इतनी बेटर नहीं है। इस कारण इंडस्ट्रीज भी पश्चिमी राजस्थान की ओर क्या पाई जाती है? अपने जनरली कम पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत अवसंरचना अधिक विकसित। Basic infrastructure is more developed in eastern plain. Basic infrastructure is more developed in eastern plain. अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल हम ये मान सकते हैं कि वहां पे सड़क, रोड ट्रांसपोर्टेशन, सड़क ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन, एनर्जी बेटर है क्योंकि जहां लोग अधिक होंगे वहां एनर्जी सप्लाई अधिक होगी, एजुकेशन एंड मेडिकल सर्विस, शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं, ये सारी चीजें मैदानी भाग में बेटर होती हैं। इसके बाद में आधारभूत अवसंरचना जहां बेटर है वहां मुख्यतः इंडस्ट्रीज अधिक डेवलप है, उद्योग अधिक डेवलप है। पूर्वी मैदान में उद्योग अधिक विकसित है। उद्योग अधिक विकसित है। इंडस्ट्रीज आर मोर डेवलप्ड इन ईस्टर्न प्लेन। तो रीजन वही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बेटर डेवलप है। और जहां आधारभूत अवसंरचनाएं अधिक होती हैं वहां जनसंख्या भी अधिक होती है और उद्योग भी वहीं अधिक लगेंगे जहां उनको पता है कि हम प्रोडक्ट को बनाएं और पास में जो जनसंख्या है वहां सप्लाई कर दें। तो इसका मीनिंग जहां बड़े बाजार अर्थात जहां जनसंख्या अधिक होंगी, इंडस्ट्रीज वहां अधिक सेटल होंगी। उद्योग के बाद में राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, जहां बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने के कारण, कृषि उत्पादन बेटर होने के कारण मुख्यतः जो पशु पक्षी, मुख्यतः पक्षियों की बात करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं अपने पक्षियों की वैरायटी ज्यादा पाई जाती है, डाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। लेकिन शहरों में आके देखते हैं तो शहरों में ले दे के अपने को एक ही पक्षी दिखाई देता है, ज्यादा कबूतर। तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर माइग्रेशन सबसे ज्यादा किसका हुआ है? यानी सबसे ज्यादा जिस पक्षी का शहरीकरण हुआ है वो है कबूतर। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने को अलग अलग प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। कारण यह है क्योंकि गांव के अंदर अपने खेत हैं और खेत में अपने अनाज होता है। आपने देखा भी होगा पक्षियों से बचाने के लिए, पशुओं से बचाने के लिए खेतों के अंदर वो एक हांडी टंगाते हैं अपने, खड़वा जिसको बोलते हैं, जो इस तरीके से बिजू का या खड़वा इस तरीके से लगा दिया जाता है। तो ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लगाया जाता है ताकि अनाज को खाने पक्षी और जीव कम आए। तो मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग जहां अनाज या कृषि उत्पादकता ज्यादा है वहां पक्षी जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। तो अपने सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तो होती है रावली में। क्यों? क्योंकि वहां वन अधिक होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में मुख्यतः वनस्पति और वन्य जीव ज्यादा काउंट होते हैं। लेकिन पक्षी जैव विविधता राजस्थान के पूर्वी मैदान में ज्यादा है। इस कारण यहाँ नेशनल पार्क केवलादेव भी है और उसके निकट एक सेंचुरी आता है बंद बारेठा। तो बंद बारेठा भी यहीं पर है, भरतपुर की तरफ। तो यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी को लेके जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो है बर्ड बायोडाइवर्सिटी, पक्षी जैव विविधता।
तो इस क्षेत्र में बर्ड बायोडाइवर्सिटी, पक्षी जैविकता अधिक पाई जाती है, बर्ड बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। तो बर्ड बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न प्लेन, देन अदर फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। यानी यहाँ जो पक्षी जैविकता यानी राजस्थान के अन्य जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी तुलना में अधिक पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ उदाहरण अगर हम देना चाहें, उदाहरण के तौर पे केवलादेव भरतपुर, केला देवी टेम्पल अलग है करौली के अंदर, केवला देव कहाँ है? भरतपुर, केवला देव भरतपुर एंड बंद बारेठा भरतपुर। बंद बारेठा भरतपुर, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, केवला देव एंड बंद बारेठा। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग था, वो पूर्वी मैदानी भाग हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन किया। फिर बाद में इसमें हमने स्टडी अध्ययन किया, इसके जो इंपॉर्टेंस या इसके महत्व हैं वो क्या है। तो महत्व वाले पॉइंट तो सामान्य से हैं, लगभग ध्यान रहते हैं अपने को कि जो मैदानी भाग है वहां जनघनत्व अधिक होता है। कारण, क्योंकि यहाँ कृषि उत्पादकता और उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती हैं, आधारभूत अवसंरचना ज्यादा डेवलप है, इस कारण यहाँ इंडस्ट्रीज अधिक है, और मुख्यतः कृषि के कारण और पूर्वी मैदान में नदियां उपलब्ध होने के कारण, यानी जल भी है और अनाज भी है, इस कारण यहाँ पक्षी आपके अधिक होते हैं। तो बर्ड बायोडाइवर्सिटी यहाँ अधिक पाई जाती है। अब मैदानी भागों से रिलेवेंट एक ऐसा फैक्ट है जो राजस्थान के पूरे मैदानी भागों को कवर करता है, और वो फैक्ट है राजस्थान में दिशा के अनुसार मैदान। तो डायरेक्शन या दिशा में राजस्थान के चारों तरफ के मैदान काउंट करेंगे, वो चाहे आपके डेजर्ट की तरफ हो, चाहे राजस्थान के पूर्वी मैदान की तरफ। क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर है वो पूर्वी मैदान नहीं पूछ के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैदान पूछता है। देखो टेस्ट जिसमें होंगे तो टेस्ट का शेड्यूल आपका कल डाल दिया जाएगा। जैसे कल पूछा जाएगा कि कंटेंट कौन कौन सा जो पार्ट है। हालांकि जनरली जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं, लगभग उन्हीं सब कोर्सेज के संडे को आपके टेस्ट पेपर होते हैं। और बाई चांस ऐसा कोई कोर्स हो जिसके अंदर क्लासेज अभी कम हुई हों, तो जनरली उसके अंदर हम स्किप करते हैं, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ टॉपिक अभी कम हुए हैं, तो उसमें हम प्रयास करते हैं एक दो संडे निकलने के बाद उसमें टेस्ट या टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको भी उसमें पढ़ने में और टेस्ट देने में मजा आए। जब आपके पेज ही 6 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, तो इसका मीनिंग उसमें आप अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सब स्टूडेंट ऐसे हो जो ग्रेजुएट हो, तो लगभग 10 15 20 पेज को तो आप पता ही नहीं लगता कब पढ़ डालते हो। जैसे टेस्ट है उस दिन भी सुबह बैठे तो 2 घंटे में आपके 15 पेज कंप्लीट हैं, अगर आपने क्लासेस ली हुई हो तो। देखो लैपटॉप वाला जो ऑप्शन है वो हमने शायद स्टार्ट कर दिया है, मेरे को ये जहां तक ध्यान है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मोबाइल में सर क्लासेस लेना मुश्किल हो रखा है, लैपटॉप वाला ऑप्शन दे दीजिए, तो ये शायद स्टार्ट हो चुका है। आप एक बार ट्रायल कीजिए, अगर फिर भी नहीं हुआ है तो मैं बात करूंगा आज वापस। तो डायरेक्शन या दिशा के अनुसार राजस्थान के कौन कौन से मैदान है ये देखिए। डायरेक्शन या दिशा के अनुसार मैदान, तो इसमें सारे मैदानी काउंट होंगे, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हमने ये नहीं लिखा है पूर्वी मैदान, यानी ईस्टर्न प्लेन शब्द यूज नहीं किया है। तो दिशा के अनुसार मैदान यानी प्लेन, प्लेन डिवीजन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वाइज। प्लेन डिवीजन यानी जो मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र है, प्लेन डिवीजन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वाइज। दिशा के अनुसार मैदानी भाग, तो दिशाओं के अनुसार राजस्थान के जो मैदानी भाग हैं डायरेक्शन वाइज, ये हालांकि डायग्राम फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन कौन से मैदानी भाग किस डायरेक्शन में।
जैसे राजस्थान के नॉर्थ में जो मैदानी भाग आता है वो आता है घग्गर प्लेन, जो कि हम डेजर्ट में कवर करते हैं। राजस्थान के दक्षिण में जो मैदान आता है माही या वागड़ मैदान, जो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में हमने सबसे पहले कवर किया। फिर आता है राजस्थान के पश्चिम के अंदर, तो राजस्थान के पश्चिम में आता है लूनी का मैदान। फिर राजस्थान के पूर्वी भाग में, और पूर्वी भाग में मुख्य और बड़ी नदी है चंबल, और उसी में मर्ज होती है बनास। हालांकि बाणगंगा मैदान भी पूर्व में है, लेकिन दोनों में बड़ी कौन है? चंबल। तो पूर्वी मैदानी भाग मुख्यतः चंबल का मैदान मानेंगे हम। फिर राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा होते हुए यूपी की ओर जाने वाली जो नदी है ये यमुना। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व की ओर किस नदी का मैदानी भाग है? यमुना का। तो यमुना प्लेन इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान के उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है, यानी यमुना मैदान राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। और पाकिस्तान की ओर से जो नदी जाती है उसको कहते हैं इंडस रिवर, अर्थात सिंधु नदी। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम की तरफ, राजस्थान में नहीं है लेकिन राजस्थान के उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान की ओर किस नदी का मैदानी भाग है? तो उसमें आंसर होता है अपना सिंधु प्लेन, अर्थात इंडस प्लेन। तो इंडस प्लेन इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम की ओर कौन सी नदी का मैदानी भाग आएगा? तो उसमें आएगा इंडस का मैदान। देखो स्टार्टिंग में आपका अभी ज्योग्राफी का जो 3-4 टॉपिक है क्लाइमेट तक, वो बेसिक्स आपके जैसे ही कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में जैसे आगे का जो कोर्स या सिलेबस आपका चलेगा, तो धीरे धीरे 1 से 2 वीक बाद आपको लगभग आइडिया हो जाएगा बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बैच के बारे में देखो, अपना बैच कंप्लीट करवाने का मीनिंग है जल्दी करवाना, अपना कोई उद्देश्य नहीं है। जल्दी करवाने का मीनिंग है मैं क्लास को 3 घंटे 4 घंटे लेकर आ जाऊंगा। तो मीनिंग है कि अपनी जो पढ़ने की जो एफिशिएंसी कैपेसिटी है वो कैसी है। तो वो जनरली ऑनलाइन वाली क्लासेस को हम 2 घंटे भी अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ा बर्डन होता है, और दिन में लगभग 4-5 घंटे या 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसका और भी ज्यादा बर्डन है। तो आपका जो निकटतम जो भी एग्जाम होगा, यानी जो ज्यादातर आपके एग्जाम है, क्योंकि स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं सभी एग्जाम दे रहे होते हैं, तो आपका जैसे वीडियो का एग्जाम होगा, कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम होगा, ये निकटतम एग्जाम जिनसे पहले सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो आपका जो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो स्टूडेंट इनरोल हैं, तो सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो तब तक हम कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ पार्ट जिन स्टूडेंट के इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, तो वो पार्ट भी हम स्टार्ट कर देंगे तब तक। तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैदानी भाग पूछे जाए, तो अब यहाँ जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान ये पूर्वी मैदान का हिस्सा, तो राजस्थान ये पूर्वी मैदान का हिस्सा ये तो है चंबल और माही, लेकिन घग्गर और लोनी है ये पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं है, डेजर्ट का पार्ट है। लेकिन ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिम में कौन सा मैदान है। तो राजस्थान के पश्चिम यानी जो डेजर्ट एरिया उसमें मुख्यतः किस नदी का मैदान है? तो डेजर्ट में सबसे बड़ा मैदान होता है लूनी का मैदान। राजस्थान के नॉर्थ में मैदान, तो राजस्थान के तो पूरे बीकानेर संभाग के 4 जिलों में केवल एक ही नदी है घग्गर। तो राजस्थान के नॉर्थ में किस नदी का प्लेन है? तो राजस्थान के नॉर्थ में घग्गर प्लेन या घग्गर का मैदान। इसके बाद में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैदानी भाग कंप्लीट होने के बाद लास्ट का जो एक फिजिकल डिवीजन आपका बचा है, जैसे अरावली के बाद में हमने ये कंप्लीट किया पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन, तो ये लास्ट में बचा हुआ भाग है आपका हाड़ौती का पठार। तो नेक्स्ट भौतिक प्रदेश का नाम है हाड़ौती प्लेट्यू। हाड़ौती प्लेट्यू या हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार को ही हम एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। इसको सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहा जाता है। जैसे अपनी जो ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी से जो निकलने वाला जो मैग्मा है, यानी पृथ्वी आंतरिक भाग से जो निकलता है वो आंतरिक भाग में मैग्मा और बाहर उद्गारित होता है, तब ये लावा। पठारी भागों का जो निर्माण होता है मुख्यतः बेसाल्ट लावे से होता है। तो हाड़ौती के पठार में एक तो बेसाल्ट चट्टानें ज्यादा हैं,
और एक विंध्यन पर्वतमाला भी इस साइड में फैली हुई है, तो मुख्यतः विंध्यन चट्टानें भी मानी जाती है। तो हाड़ौती पठार का जो निर्माण है वो बेसाल्ट और विंध्यन चट्टानों से हुआ है, यानी इन दो रॉक्स को मुख्य रीजन माना गया है। मेन तो है बेसाल्ट और दूसरा है आपका विंध्यन रॉक्स। विंध्यन रॉक्स यानी विंध्यन चट्टानों से निर्मित। तो एक दो बार तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ही आ गया आपके कि हाड़ौती पठार राजस्थान के किस भाग में है, तो इसका दूसरा नाम आ गया दक्षिणी पूर्वी। तो राजस्थान के साउथ और ईस्ट में होने के कारण इसको नाम दिया गया साउथ ईस्ट प्लेट्यू, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन सा पठार है, तब आंसर होगा आपका हाड़ौती। या हाड़ौती किस डायरेक्शन में, तब आंसर रहेगा दक्षिण पूर्व के अंदर। तो इसके दो नाम है, एक तो हाड़ौती क्योंकि इस एरिया में हाड़ा डायनेस्टी या हाड़ा वंश का शासन रहा, इस कारण इसको क्या बोला गया, हाड़ौती पठार। और ये राजस्थान के किस भाग में दिखाई देता है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में दिखाई देता है, इस कारण इसको कहते हैं साउथ ईस्ट प्लेट्यू, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसमें सबसे पहले हम निर्माण के ऊपर बात करते हैं। तो निर्माण में आपको लिखना है हाड़ौती पठार का निर्माण बेसाल्ट एवं विंध्यन चट्टानों से हुआ है। इसका मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ हाड़ौती या हाड़ौती इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट एंड विंध्यन रॉक्स, कि हाड़ौती का निर्माण बेसाल्ट और विंध्यन चट्टानों से हुआ है। फिर यह निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इसका निर्माण काल, इसका फॉर्मेशन पीरियड है वो क्रेटेशियस टाइम पीरियड। फॉर्मेशन पीरियड है इसका क्रेटेशियस काल। निर्माण काल के बाद में इसके जो एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई जो है, एवरेज हाइट सबसे ज्यादा माउंटेन या पर्वतों की होती है, फिर प्लेट्यू की। तो राजस्थान में सबसे अधिक हाइट वाला तो है अरावली 920 मीटर, फिर उससे कम हाइट वाला है हाड़ौती जो लगभग 500 मीटर, और फिर मैदानी भाग और मरुस्थल की लगभग 300 साढ़े 300 मीटर से नीचे है। हालांकि एक स्केल के तौर पे लिख सकते हैं मैदानी भागों में 200 से 300, तो 200 300 का एवरेज कितना होता है 250, और उससे लगभग डबल है हाड़ौती 500, और 500 से लगभग डबल है अरावली यानी 1000 के आसपास। हालांकि अरावली में 920 लेते हैं एवरेज के तौर पे। तो सबसे अधिक हाइट पे कौन होते हैं, पर्वत, हमारे यहाँ अरावली है। फिर होते हैं प्लेट्यूज पठार, अपने यहाँ हाड़ौती है क्योंकि हाड़ौती प्लेट्यू है, अपने यहाँ पठार है। फिर उससे नीचे होते हैं मैदान और मरुस्थल जो लगभग इक्वल होते हैं, यानी 200 से और अप्रोक्सीमेट 300 मीटर की हाइट पर। या राजस्थान में जनरली कहा जाता है कि जो मरुस्थलीय भाग है वो 300 मीटर से नीचे है। अब नीचे तो आप किसी भी डेटा से बता दो, लेकिन 300 से ऊपर वाले डेटा से नीचे बताना है। अब ये नहीं कहना कि मैदानी भाग 1 मीटर से नीचा है, तो 1 मीटर से नीचा नहीं, ऊपर है। लेकिन बड़े डेटा के अकॉर्डिंग लिख सकते हो 370 मीटर से नीचे है, 500 मीटर से नीचे है, 1000 मीटर से नीचे है। तो इसका मीनिंग 300 के ऊपर वाले जो डेटा है उनके अकॉर्डिंग वो नीचा ही रहेगा फिर। तो इसमें एवरेज हाइट के तौर पे 500 मीटर, ये फैक्ट भी आजकल एग्जाम में पूछने लग गए। तो इसका फॉर्मेशन पीरियड है क्रेटेशियस काल, एवरेज हाइट 500 मीटर। क्रेटेशियस एज या क्रेटेशियस पीरियड, राजस्थान में इससे पहले बना हुआ एक ही भौतिक प्रदेश है जिसको हम कहते हैं अरावली माउंटेन, जो कि कैम्ब्रियन से भी पहले बना है, अर्थात प्री कैम्ब्रियन के अंदर। तो इसमें 2-3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। एक तो अपना निर्माण किससे हुआ है, फॉर्मेशन किससे हुआ है इसका,
तो फॉर्मेशन वाली बात हो गई अपनी बेसाल्ट चट्टानों से और विंध्यन रॉक से। फिर निर्माण काल, जिसके ऊपर अभी अपनी बात हुई है कि इसका जो काल या टाइम पीरियड है क्रेटेशियस काल। फिर इसके जो एवरेज हाइट है, तो एवरेज हाइट लगभग कितनी है, 500 मीटर। अरावली से कम हाइट वाला, और आसानी मैदान और मरुस्थल से अधिक हाइट वाला। तो हम कह सकते हैं अरावली के अकॉर्डिंग तो यह है कम हाइट पे, और आसान ये पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल से है, ये हाइट में ग्रेटर देन यानी उनसे बड़ा है। फिर एवरेज हाइट के बाद में हम बात करते हैं इसमें स्टडी या अध्ययन की। तो राजस्थान के हर एक भौतिक प्रदेश को हमने स्टडी या अध्ययन में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मरुस्थल की हमने दो भाग किए, एरिड डेजर्ट और सेमी एरिड डेजर्ट। अरावली के हमने तीन भाग किए हैं, उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली और फिर दक्षिणी अरावली। और उसी तरीके से राजस्थान का जो मैदानी भाग है वो माही प्लेन, बनास एंड बाणगंगा प्लेन, और एक लास्ट में आपका चंबल मैदान। तो ये वाला जो भाग है अपना राजस्थान के सदन वाला, ये अपने आप में माही प्लेन, फिर ये बनास बनास जिसके साथ बाणगंगा को कवर किया था, और इस साइड में हाड़ौती की और चंबल। अब ये लास्ट में जो हाड़ौती वाला पार्ट है, तो मैदानी भाग के भी कितने पार्ट थे, तीन। अरावली के की अरावली के मुख्य जो पार्ट हैं वो तीन, डेजर्ट के दो भाग, हाड़ौती के मुख्य भाग दो ही माने गए, लेकिन इसके गौण भाग पांच हैं जो मुख्य भागों से बिल्कुल अलग हैं। तो इसका मीनिंग देखा जाए तो इसमें सात भाग पढ़ने, दो मेन डिवीजन जो अलग पढ़ने, और पांच सब डिवीजन पार्ट गौण भाग जो अलग पढ़ने। तो अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती को दो मुख्य एवं पांच गौण भागों में बांटा जाता है। दो मुख्य एवं पांच गौण भागों में बांटा जाता है। इसमें फाइव सब डिवीजन पार्ट इसमें है। अब दो मेन डिवीजन कौन से हैं पहले ये कवर करेंगे, और ये कंप्लीट होने के बाद इसके फाइव सब डिवीजन पार्ट अर्थात गौण भाग। इनसे जनरली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो हाड़ौती के नीचे का जो भाग है, जिसको हम नाम देते हैं डेक्कन लावा प्लेट्यू अर्थात दक्कन लावा पठार, और एक दूसरा इसके साउथ और ईस्ट की ओर विंध्यन माउंटेन का फैला हुआ भाग। तो किसी भी माउंटेन का जो चट्टानी भाग जो आगे की ओर फैला हुआ है, उसको कहते हैं उस माउंटेन का कगार या स्कारप्लेंट पार्ट। तो विंध्यन का चट्टानी भाग जो राजस्थान की तरफ फैला हुआ है उसको कहते हैं विंध्यन कगार। तो इसके दो भाग हो गए, एक तो इसके नीचे की ओर फैला हुआ लावे का पठार जिसको हम कहते हैं डेक्कन लावा प्लेट्यू अर्थात दक्कन लावा पठार। लावा अगर आपने नहीं लगाया गलती से डेक्कन के अंदर, तो आपने डेक्कन पठार अगर बोला है अर्थात दक्कन पठार अगर बोला, तो वो तो महाराष्ट्र में रहेगा फिर आपका। और डेक्कन लावा प्लेट्यू, तो लावा प्लेट्यू हाड़ौती के नीचे है राजस्थान के अंदर। तो ये इसके यहाँ पे जो अपने लिखा है, हाड़ौती ये मेन डिवीजन या मुख्य भाग, मेन डिवीजन ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती के मुख्य भाग। तो मुख्य भाग में एक तो इसके नीचे की तरफ जो पठारी भाग है जिसको हम कहते हैं डेक्कन लावा पठार। डेक्कन लावा प्लेट्यू, जबकि दूसरा पार्ट है विंध्यन कगार। विंध्यन स्कारप्लेंट। तो
इस तरीके से हाड़ौती के जो दो भाग है, मुख्य भाग है, अगर उनके नाम पूछे जाएं या पूछा जाए कि राजस्थान में जो विंध्यन कगार है वो किसका पार्ट है, तो आंसर रहेगा हाड़ौती। और ये पूछा जाए डेक्कन लावा प्लेट्यू, तो ये भी राजस्थान में किसका हिस्सा है, हाड़ौती। तो इसके इन दो मुख्य भाग यानी जो मेन डिविजन हैं उनको, और उनके 5 सब डिवीजन पार्ट हैं उनको, इनका अध्ययन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, यानी कल की क्लास में, जिसके साथ आपका ये भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में यानी कल इसको कंप्लीट करने के बाद जो मंडे से जो क्लासेज आपके रहेंगे वो इसमें अपन लगभग, क्योंकि मंडे से कुछ बैच हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं मेरे, तो यानी जो अदर बैचेज हैं, तो उसके बाद में ये जो क्लास आपकी लगभग 2 घंटे की रहेगी। देखो इसमें थोड़ा सा आपको सपोर्ट ये करना है कि 2 घंटे की क्लास के अंदर जो भी मैटर आपको करवाया करवाया जाए, हम प्रयास ये करेंगे कि 2 घंटे के इस मैटर को नेक्स्ट डे हम स्टार्टिंग में पहले 5 मिनट या 10 मिनट रिवीजन करेंगे। तो उसको कंटिन्यूस आपको रिवीजन भी करना है साथ साथ में, क्योंकि अभी तक अपन हालांकि रिवीजन हर क्लास का स्टार्टिंग में हम 5 मिनट देखते हैं कि लास्ट वाली क्लास में क्या क्या हुआ था, लेकिन अब उनका क्योंकि 2 घंटे की क्लास है तो वो रिवीजन वाला जो पार्ट है वो अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम हो, यानी पहले दिन की क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो, वो नेक्स्ट डे स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर अगर आपको कुछ पूछना हो, आज के इस क्लास के अंदर कोई डाउट, कोई क्वेरीज आपकी हो, तो आप पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, वो लैपटॉप में स्टार्ट हो गया है क्या अपना कोर्स? हाँ, वेब वाला स्टार्ट हो गया है। आप एक बार चलाने की उसमें कोशिश करना, स्टार्ट हो गया है। और अगर किसी चलने में वेब वाले कोर्स में अगर दिक्कत आ रही हो, तो वो व्हाट्सएप वाले जो नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर लीजिए, उसके ऊपर आप मैसेज कर देना। चलो, किसी की कोई क्वेरी नहीं है क्वेश्चंस को लेकर, तो इस सेशन को अपन एंड करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।